नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी का फिजिक्स। केमिस्ट्री में एक चैप्टर बचा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इस चैप्टर को करने के बाद हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स में मोशन गति चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद ही जस्ट हम लोग ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद दो चैप्टर बचेगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर और साउंड। ठीक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में गति चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ना ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ से आप में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है। उसमें पूछता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया गया। लेकिन और बाकी चीजें आपके काम, अगर क्लास 9 में आप पढ़ रहे हो तो ये आपके काम की चीज है। ग्राफ ऐसा चैप्टर है, कम से कम इसे पढ़ाने के लिए 2 से ढाई घंटे चाहिए। कम से कम 2 क्लास चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके डिटेल से पढ़ना। लेकिन आपको तो इतना नहीं। आप मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एक समान गति के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो यही समझना। देखिए, पहले से 2-3 पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। ग्राफ समझने से पहले, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक समान गति कर रहा, चाहे वो एक्सेलरेशन की बात हो, त्वरण की बात हो, या एक समान यूनिफॉर्म की बात होगी, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट। अगर वो इंक्रीज करेगा तो ऊपर की तरफ स्लोप बनेगा। जैसे हम लोग स्लोप पढ़ते हैं ना, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा? ऊपर की तरफ। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, उसका स्लोप क्या होगा? ऊपर की तरफ और स्ट्रेट होगा, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। अगर डिक्रीज हो रहा तो वही स्ट्रेट होगा, वो भी स्ट्रेट होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग स्लोप होगा, नीचे आता हुआ स्लोप बनेगा। ठीक है, अगर मान लिया असमान गति है तो उस कंडीशन में हमेशा कर्व कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? वक्र के तरीके से बनेगा, कर्व बनेगा। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अगर ग्राफ रीडिंग आपको आसानी से आता है तो आप ये चीजें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, गति का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चित्र में प्रस्तुतिकरण, ठीक है, उसको हम लोग कहते करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो तरह के ग्राफ पढ़ते हैं। एक हमारा होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे हम लोग दूरी समय ग्राफ बोलते हैं, और एक हमारा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इसका यूज पूछता है, किस काम में इसका यूज आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन बताने में, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे, किस जगह पे, उसकी स्थिति को बताने के लिए हम लोग कौन सा ग्राफ यूज करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कहां पे क्रॉस कर रहा है, इसको भी बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग यूज क्यों करते हैं? अच्छा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन की किसमें हम लोग पढ़े थे? एक्सेलरेशन में पढ़े थे ना, त्वरण में। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेग परिवर्तन की दर को ही तो हम लोग त्वरण पढ़े थे। ठीक है, तो त्वरण पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसी का यूज हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर करने में। ठीक, कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए। अब देखिए, 2 पॉइंट आप लोग, एक समान गति के लिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट बनता है, सीधा। एक समान गति कर रहा है, एक समान त्वरण कर रहा है, अगर एक समान यूनिफॉर्म की बात होगी तो हमेशा उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट, सीधा बनेगा। ठीक है, और असमान गति के लिए ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व। ठीक है, या त्वरण के लिए, असमान त्वरण के लिए, अगर समान के लिए रहेगा तो सीधा बनेगा, असमान के लिए रहेगा तो कर्व बनेगा। ठीक है, अब देखिए, ग्राफ हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक हमारा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये अलग अलग चीज के लिए होता है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रुका है, मूव ही नहीं कर रहा, सिर्फ समय चल रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चलेगा तो उसके 2 कंडीशन है। इसका इस वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, या तो स्पीड बढ़ेगा, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा, या तो वेलोसिटी घटेगा। तो वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगा, या तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकता है कि यूनिफॉर्मली बढ़े, एक समान रूप से बढ़े। जैसे मान लीजिए पहले समय में 5 का स्पीड बढ़ गया, अगले सेकंड में फिर 5 का स्पीड, अगले सेकंड में फिर 5 का स्पीड बढ़ गया, ये तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यह हो सकता है पहले सेकंड में 5 बढ़ा, अगले सेकंड में 10 बढ़ गया, अगले सेकंड में 2 बढ़ा, अगले सेकंड में 3 बढ़ा, ये नॉन यूनिफॉर्मली, असमान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति के लिए। हालांकि अब यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट ग्राफ मैं समझा दूंगा। देखिए, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं। अगर ग्राफ इधर की ऊपर की साइड में जा रहा है, इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इधर जा रहा है, इसका टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक समान समय में समान दूरी तय करता है। क्या करता है? समान समय में समान दूरी तय करता है। तो इसका ग्राफ क्या बनता है? हमेशा स्ट्रेट और इंक्रीजिंग स्लोप बनता है। क्या बनता है? इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ में, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर होता है, स्लोप पढ़ते हैं ना। स्लोप बराबर क्या होता है? m बराबर tan थीटा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा स्ट्रेट सीधी रेखा बनता है। क्या बनता है, सीधी रेखा बनता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करता, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा कैसा बनता है, कर्व बनता है। क्या बनता है, कर्व बनता है, ठीक है। देखिए इधर ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब टाइम भी बढ़ रहा है, और ऊपर मतलब देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे देखिए ये ग्राफ इधर बढ़ रहा है ना, इधर राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये भी इस एक्सिस को भी कवर कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट रुका है, डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, खाली क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, खाली टाइम बढ़ रहा है। तो देखिए ये डिस्टेंस कहाँ कवर कर रहा है, ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा ना, तो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नीचे तो ग्राफ कभी जाएगा नहीं, अगर आप चल रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो कवर करेंगे ही, तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा इस कंडीशन में। देखिए ये रेस्ट में सिर्फ टाइम बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है, खाली टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो इसका जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन ये भी बनता है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष के समांतर बनता है। क्या बनता है, एक्स अक्ष के समांतर बनता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म एक समान गति है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा और इंक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है भाई लोग, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए, ठीक है। अब अगला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, पहला कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक समान गति से चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो इस पे हम लोग लेंगे एक्स वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को, और इस पे लेंगे टाइम को। तो भैया वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा हमारा, स्ट्रेट होगा, और एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जब भी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, तो क्या होगा उस कंडीशन में, आ जाओ आ जाओ, ये देखो भाई, ये है मेरी भतीजी, ठीक है। ये वीडियो में डिस्टर्ब करती रहती है आगे, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बैठो। तो ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस कंडीशन में ठीक है हमारा जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब इसमें भी दो कंडीशन, अगर बढ़ेगा तो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, और घटेगा तो या तो नॉन यूनिफॉर्मली घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहला वेलोसिटी इसमें क्या होगा, चेंज होगा। अब इसमें दो चीज, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो भैया वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसी को तो हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब त्वरण हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। अब देखिए अगर बढ़ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं, और घट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अच्छा ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ये वाला कंडीशन है, इसी को तो हम लोग जीरो एक्सीलरेशन बोलते हैं, जीरो एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, उसी को तो हम लोग जीरो एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब देखिए वेलोसिटी पहले में इंक्रीज होगा और यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। तो हमने तुमको आपको बताया कि अगर यूनिफॉर्मली या एक समान रूप से कहीं भी बढ़ रहा है, उस कंडीशन में इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है, और इंक्रीजिंग स्लोप होगा। क्या होगा उसके पास, स्ट्रेट लाइन हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप, समझ आ गया। अब देखिए अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब असमान रूप से, इसका ग्राफ क्या बनेगा, कर्व बनेगा। क्या बनेगा, कर्व बनेगा। अब यही चीज अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली मतलब घट रहा है, जैसे मान लीजिए पहले 10 की स्पीड जा रहा है, अगले सेकंड में 8 हो गया, अगले सेकंड में 6 हो गया, अगले सेकंड में 4, तो एक यूनिफॉर्मली देखिए दो का गैप आ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी हमारा क्या होगा, मतलब घट रहा है, तो स्ट्रेट लाइन इस कंडीशन में बनेगा, लेकिन इसका डिक्रीजिंग स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग, घटता हुआ स्लोप बनेगा। अब ये चीज अगर नॉन यूनिफॉर्मली घट रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ हमारा कर्व बनेगा। क्या बनेगा, कर्व बनेगा, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट आता है नॉन, अभी इसमें जो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, एक पॉइंट बचा है, अभी इसको हम लोग पढ़ने के बाद उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म अगला पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम लोग बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। जब कोई ऑब्जेक्ट एक समान रूप से वृत्तीय सर्कुलर पथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बस सर्कुलर पथ पर, सर्कुलर रास्ते पे क्या करता है, एक समान गति से गति करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, आर है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में, तो एक चक्कर में डिस्टेंस अपने परिमाप, अपने पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस के बराबर तो तय करेगा, कितना होता है, 2 पाई आर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। मान लीजिए टी टाइम लगता है, तो अगर इसका हम लोग वेलोसिटी निकाले या स्पीड निकाले, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अभी समझ लीजिए एक ही चीज, ठीक है। तो 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2।
टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हर सेकंड में हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। और हम आप लोगों को बता चुके हैं किसी भी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब अगर उसका वैल्यू डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसमें डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस गति को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, जबकि स्पीड कांस्टेंट है फिर भी एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, तो अगर चेंज होता है तो भी चेंज होगा उसका वैल्यू, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी उस कंडीशन में उसका वैल्यू चेंज होगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लगातार दिशा भी क्या होता है, चेंज रहता है, जबकि स्पीड क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। स्पीड कांस्टेंट रहने के बाद भी इसमें लगातार इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और दूसरा चीज दिशा पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका आगे का टॉपिक है, हम लोग उसको कवर करते हैं। तो चलो आ जाओ भाई, इसके आगे हम लोग टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। ये दूसरा बोर्ड हमारा छोटा बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा हो सकता है आने वाले टाइम में डिजिटल बोर्ड भी आप लोग को पढ़ाऊं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कवर कर देख लीजिए, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम लोग जैसे पढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आप 9th का एग्जाम दे रहे हैं तो 6 to 8 में हमें तो नहीं लगता इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर 9th का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे। तो ऑब्जेक्ट द्वारा जो तय किया गया जो दूरी होता है उसी को हम लोग ज्ञात करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हैं। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए ग्राफ दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आप डिस्टेंस बताइए कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जो ग्राफ बना है उस ग्राफ के नीचे जितना पूरा एरिया आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए ये वेलोसिटी हो गया, इस पे ग्राफ पे वेलोसिटी, इस पे क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। 0 से 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 20 30, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ बना है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। अब बोलेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में तय किया गया दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस ए से लेके बी तक का इस ग्राफ के नीचे, ठीक है, इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आएगा इसी एरिया को हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्टेंस ये कवर करना पड़ेगा, ये हमारे क्या बन रहा है, चाहे स्क्वायर मान लीजिए चाहे रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 0 से ये 0 है ना, ये ऊपर की तरफ जाए, 20 से कितना है, 20 यूनिट हो गया, मतलब 20 सेंटीमीटर जो भी यूनिट मान लीजिए। अब देखिए 5 से 15, तो 5 से 10, 5 इधर और 5 इधर, कितना यूनिट हो गया, 10 यूनिट हो गया, कितना यूनिट हो गया, 10 यूनिट। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ 0 से नहीं लेना हम लोग, देखिए 5 से 10, 5 और 5 इधर, कितना हो गया, 10 हुआ ना। तो दूरी क्या होता है, दूरी क्या, ए बी क्यू, ये फिगर बना ए बी क्यू का हम लोग ए बी क्यू पी का हम लोग क्या निकाले, क्षेत्रफल निकालने। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मीटर में दिया तो 200 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। या तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछेगा, या तो थोड़ा सा लेंथी करना होगा, थोड़ा सा टफ करना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब यहाँ भी वही चीज है, देखिए स्लोपिंग मतलब इंक्रीजिंग स्लोप है, यहाँ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक पूछ रहा है, तो इस ग्राफ के नीचे, यहाँ इस इतने से ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आएगा वही क्या कहलाएगा, इसका दूरी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे ट्रेपेजियम के बारे में, तो ये फिगर आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, क्या है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। देखिए ये अगर इसको हम लोग सीधा करें तो ऐसे कुछ बन रहा है फिगर, ठीक है ये। अच्छा देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 0 से देखिए 20 तक है, कितना, तो ये 20 यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये देखिए 30 यूनिट है कि नहीं, 30 यूनिट है, ये हो गया। अच्छा यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 10 ना, 20 से 30 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े ट्रेपेजियम के एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मतलब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये दोनों साइड पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पीएम प्लस क्यूएन और इनटू हाइट, तो हाइट का काम ये तो कर रहा है, किसी भी जैसे मान लीजिए यही तो परपेंडिकुलर काम करेगा, ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड हो गए, समांतर साइड हो गए, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा एमएन, क्या हो जाएगा एमएन। अब भैया यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन इतना करना नहीं, आपको डायरेक्ट देखते डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। तो 1/2 पीएम कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 गुणे 10, तो 2 से काट दीजिए 5 बार में, ये हो गया 50 गुणे 5, कितना हो गया, 250 मीटर, कितना हो गया, 250 मीटर, ठीक है। एक तरीका ये, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं समझना है ऑन द स्पॉट की मतलब ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अगर इसको हम लोग ब्रेक कर दें तो ये हमारा 2 फिगर बन जाएगा, यहाँ तक अगर 30 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये भी 20, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट कितना है, 10। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक हमारा ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 10 गुणे 10 प्लस इसका अगर हम लोग एरिया निकालें तो 10 गुणे 20, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 5 बार में 50 और प्लस इधर 200, कितना आ गया हमारा
250 मीटर, कितना के 250 मीटर, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस मतलब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, गति का समीकरण। तो 3 समीकरण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, सेकंड और थर्ड मोशन, ठीक है। इसमें हम लोग मतलब ये यहाँ पे हम लोग सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ले रहे हैं। अगले क्लास में इसका जितना भी क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, चाहे प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है और एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आप लोग पढ़े भी होंगे। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, पहला v इक्वल टू u प्लस 80। अब क्वेश्चन पूछता है कि किसके बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेलोसिटी टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है कौन, पहला इक्वेशन, मतलब वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। अगला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2as, ठीक है, इसका क्या बताता है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में इसमें रिलेशन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे u है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, t टाइम है, a क्या एक्सीलरेशन है, हम लोग त्वरण बोलते हैं, s क्या हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो जहां जहां पे a है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो s है वो h में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो a है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, a में g में कन्वर्ट हो जाता है, इसका वैल्यू 9.8 होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें सिर्फ बचा हुआ इसका जो एनसीईआरटी का एग्जांपलर और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे अगले क्लास में। और क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना भाई, तुम्हारे एक शेयर से, तुम्हारे एक लाइक से हमें भी सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।